पंचायत समिति में कमेटियों के चुनाव को लेकर हुई उठापटक के बाद बगावतों का दौर शुरू हो गया था और पतझड़ें भी दोनों पार्टियों के अंदर लग गई थी। लेकिन ये भी एकदम शाश्वत सत्य है कि पतझड़ के बाद बहारें आती है और बगावतों के बाद अब है घर वापसी का दौर शुरू हो गया है। जिस प्रकार क्रिकेट मैच के अंदर हर गेंद के बाद समीकरण बदल जाते हैं, उसी प्रकार रोज़ कांग्रेस और भाजपा के अंदर समीकरण बदले जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी जब सही राम जी वापस आए थे, जो सही राम जी है वो निर्दलीय श्यामलाल के साथ चले गए थे, निश्चित रूप से श्यामलाल के साथ जाने से बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा था। लेकिन जब सही राम जी वापस आ गए तो कांग्रेस ने कहा था कि घर वापसी का दौर शुरू हो गया है। इस मामले में भाजपा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस निश्चित रूप से 24 घंटे तक भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं को रोककर निश्चित रूप से संतुष्ट हुई और खुशियां मनाई होगी। लेकिन ये खुशियां लंबे समय तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि जनता का जनाधार दिया होता है। निश्चित रूप से जनता के दिए हुए जनाधार से जो है जनप्रतिनिधियों पर दबाव बन जाता है। इसी प्रकार घर वापसी के दौर में सबसे पहले सही राम जी जो है वो कांग्रेस के अंदर घर वापसी विधायक भंवरलाल शर्मा के नेतृत्व में उन्होंने कर ली और दूसरी घर वापसी बीजेपी के अंदर भी हो गई है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के पप्पू भाट की। पप्पू भाट है जो कांग्रेस के अंदर चले गए थे और अब अशोक पिंचा के नेतृत्व में भाजपा के अंदर फिर वापस आ गए हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं कि पप्पू है वो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित भी खड़े हैं, भाजपा नेता अशोक पिंचा भी खड़े हैं और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सावंताराम भी यहाँ पर खड़े हैं। महावीर कड़वासरा भी सच्चे सिपाही भाजपा के माने जाते हैं, खड़े हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल पप्पू से ही ले लेते हैं। पप्पू जी, कल आप कांग्रेस के अंदर चले गए थे, कांग्रेस को मजबूत बनाने की बात कर रहे थे, आज भाजपा के साथ खड़े हुए हैं, तो आखिर क्या माजरा है, हकीकत क्या है? देखिए, हम पहले बीजेपी थे, अब भी बीजेपी और बीजेपी रहेंगे। कुछ गलतफहमियाँ हो गई थी, उसकी वजह से हमें प्रधान जी ने हमें आश्वासन दिया अभी जो गिले शिकवा है वो बताओ। हमने उनको बताया, इन्होंने आश्वासन दिया जो भी तुम्हारे गलतफहमियाँ हुई है वो बाहर निकालो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए हम वापस प्रधान जी के साथ आ गए। गलतफहमियाँ हो गई थी और अब प्रधान जी ने विकास का आश्वासन दिया है तो वो साथ है। आश्वासन तो आपको विधायक भंवरलाल शर्मा ने भी दिया था कि हम विकास करवाएंगे, तो क्या हुआ? क्या उनके विकास विश्वास की बजाय क्या अब मधुसूदन जी और अशोक जी पिंचा का विश्वास आपको मजबूत लग रहा है? देखिए, हम शुरू से बीजेपी थे, जो विश्वास हमें बीजेपी पे भाजपा पे है वो कांग्रेस पे में कभी था ही नहीं, न है न कभी होगा। 24 घंटे आपने कांग्रेस के साथ गुजारे, कैसा लग रहा है, कैसा रहा? कुछ ठीक नहीं लगा, जैसे भाजपा में लगना चाहिए वैसा तो नहीं लगा। आपका मन नहीं लगा? नहीं लगा। अब पुनः मतलब घर वापसी करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अभी दिल को सुकून है। अच्छा लग रहा है, घर वापसी करके अच्छा लग रहा है। 24 घंटे कांग्रेस के साथ रहे, अच्छा नहीं लगा। हमारे साथ जो पंचायत समिति में प्रधान प्रतिनिधि के रूप में काम करें मधुसूदन राजपुरोहित भी है, इनसे सवाल भी लेंगे। इससे पहले अशोक जी पिंचा है भाजपा नेता, उनसे पूछ लेते हैं। अशोक जी, उठापटक का दौर चला, 13 सीटें कांग्रेस ने जीती, 12 भाजपा ने जीती। आपने जो कांग्रेस से जो परिवारवाद से परेशान होकर मधुसूदन जी का कहना था कि हमने मांग रखी थी कि परिवार से बाहर बनाओगे तो हम आ जाएंगे, लेकिन जब इनको ने परिवार से बाहर विधायक भंवरलाल शर्मा ने प्रधान के लिए नहीं बनाया तो ये निर्दलीय के रूप में आ गया, आपने सहयोग दिया। इस हिसाब से 12 से आंकड़ा 13 हो गया और इस उठापटक के दौरान भंवरलाल शर्मा ने अपने साथ 14 तक दिखा दिए थे। ये उठापटक का खेल है, इससे क्या मैसेज आता है, क्या स्थितियां हैं, क्यों जो जनप्रतिनिधि टूट कर इधर उधर जा रहे हैं? ऐसा ये प्रजातंत्र में जो सरदार शहर का माहौल बना है वो माननीय पंडित भंवरलाल जी कांड से बना है। उनकी जो राजनीतिक हमेशा से रही है, जब भैरव सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय से उठापटक करते हैं। गहलोत सरकार के साथ भी उठापटक इन्होंने की है, आप लोगों की सबकी जनता के सामने है। तो इनकी ये उठापटक देख के और कार्यकर्ताओं के मन में आ जाती है कि कुछ न कुछ पीड़ा के कारण उधर उधर चले जाते हैं, लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है उससे कोई बड़ी बात होती नहीं। सुबह का भूला घर आ जाता है वो कोई बड़ी बात होती नहीं है। कांग्रेस ने 14 की संख्या दिखा दी थी और आज भी सोशल मीडिया पे उनकी फ़ोटो है, वो हालांकि ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। तो क्या लगता है कि वो जो मैं जिस प्रकार दावे कर रहे हैं कि अगर वो संख्या बढ़ी तो अविश्वास तक लाते हैं, हालांकि उनके जिम्मेवार किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा ऐसी उम्मीद जो स्टेटमेंट नहीं आए, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का कहना है ऐसा है कि अविश्वास एक अलग स्थिति में आता है। 2 साल तक कोई भी अविश्वास आ नहीं सकता। दूसरे अविश्वास के लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है, जो 19 होता है। 19 का आंकड़ा वो छू नहीं पाएंगे, पीछे भी नहीं छू पाए थे जब पिछली बार भी कांग्रेस के 3 जीते थे।
तो 19 का आंकड़ा तो बहुत दूर की बात है। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच के अंदर है जो असमंजस की स्थिति रहती है, और मैं कहा जा रहा है कि प्रधान की कुर्सी कभी भी हिल सकती है, खींच सकती है, तो आप इसको स्पष्ट करें, क्या लगता है? ऐसा है, 5 साल तक यही प्रधान रहेगा। प्रजा तो जनता ने विश्वास दिया है और हम साथ खड़े रहेंगे। 5 साल तक दूसरा कोई प्रधान बनने वाला नहीं है। क्या इसे चैलेंज के रूप में ले सकते हैं कि आपके नेतृत्व में और आपके सहयोग से जो पंचायत समिति में प्रधान की निर्दलीय के रूप में कुर्सी बीजेपी के सहयोग से स्थापित की गई है, वो 5 साल में कभी नहीं हिलेगी, इसे चैलेंज माना जा सकता है? चैलेंज मान के रखिए आप। जिस दिन बनाया था उसी दिन से हमने ये चैलेंज स्वीकार कर लिया था कि हम 12 आदमी थे, 12 मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं, आगे भी मजबूत रहेंगे। अशोक पिंचा का कहना है कि ये चैलेंज है जो मधुसूदन जो के नेतृत्व में पंचायत समिति प्रधान के नेतृत्व में बीजेपी के सहयोग से जो कुर्सी चल रही है उसको 5 साल नहीं हिला सकते। इसे ये चैलेंज के रूप में लेते हैं कि अगर कोई हिला दे तो ये चैलेंज है, तो ये कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से चैलेंज है। अशोक जी, अगली बात ये करते हैं कि आपके 2 कार्यकर्ता चले गए थे, उनका एक चला गया था सही राम जी ने भी घर वापसी कर ली है, आपके पप्पू जी है वो भी वापिस आ गए हैं, तो आखिर अभी भी आपका एक कार्यकर्ता कम है, तो वो पूर्ति कब तक हो सकती है? ऐसा है कि वो जब आगे चुनाव आएगा तो आपको स्वयं पता लग जाएगा पूर्ति कब होगी। पूर्ति कब होगी वो पता लग जाएगा। क्या आपके साथ भी आपको लगता है उधर भी कुछ असंतुष्ट है जो है पंचायत समिति सदस्य हो सकते हैं, आपके संपर्क में है? क्या इस प्रकार के दावे आप भी करते हैं? ऐसा है कि मेरा ऐसा नेचर नहीं है संबंध स्थापित करने का। वो तो उन्हीं लोगों का है, प्रलोभन दे के कुछ न कुछ गलतफहमी पैदा करके वो लोग ले जाते हैं। मेरा ऐसा नेचर नहीं है, मैंने ऐसा कभी किया भी नहीं। 12 आपके जीते हुए थे, एक निर्दलीय श्यामलाल आ गए थे, 13 हो गए थे, तो 13 का आंकड़ा क्या बरकरार रख लेंगे आप? निश्चित रूप से, कोई दो राय नहीं है उसमें। तो ये समझा जा सकता है कि जो रामलाल आपसे मतलब किसी कारणवश गए हैं वो वापस आ जाएंगे? निश्चित आएंगे। निश्चित रूप से रामलाल वापिस आएंगे, ये अशोक पिंचा का कहना है। और इनका कहना है कि जो भाजपा का कुनबा है उसको बिखरने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ समय के लिए हो सकता है। अब हमारे साथ मधुसूदन राजपुरोहित है, इनसे भी कुछ सवाल ले लेते हैं। मधुसूदन जी, उठापटक का दौर चला, कानूनी राहत आपको मिल गई, निश्चित रूप से वो एक लाज बनाने वाली बात थी, और आप कांग्रेस से जीते थे आप, और पंचायत समिति के अंदर आप बीजेपी के सहयोग से बन गए। तो विपक्ष का जो आपका पुराना दल था कांग्रेस से, उनका कहना है कि आपने गद्दारी की है और ये गद्दारी की श्रेणी में आता है। पहले तो मैं ये बता दूं कि कल जो चुनाव होने थे, आज जो चुनाव होने थे, वो चुनाव भी अनैतिक तरीके से हो रहे थे, क्योंकि नियमानुसार अगर उप प्रधान नहीं हो तो एक कमेटी का जो वित्त कमेटी होती है उसका उप प्रधान ही अध्यक्ष होता है। आज उनकी गैर मौजूदगी है, तो स्वतः ही चुनाव रद्द होने थे, लेकिन हमें इसके लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ा और वहाँ से हमें स्टे मिल गया। दूसरी बात रही गद्दारी की, तो गद्दारी की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो जो लोग कहते हैं वो गद्दारी की शुरुआत वहीं से हुई थी। भैरू सिंह जी ऑपरेशन कराने के लिए अमेरिका गए थे, और अशोक जी गहलोत ने अभी पीछे जो कांड हुआ था ये, उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं बलिराम भगत के पास गया था और उन्होंने बताया था कि भंवरलाल जी ने ये विश्वास रखा है, तो मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। अशोक गहलोत के नेचर में भी ऐसी बात नहीं है। उसके बाद अशोक गहलोत के साथ अभी पीछे भी किया था, मानेसर तक 1-1.5 महीने थे घूमे थे, एसओजी पीछे पीछे घूम रही थी। तो वही लोग कह रहे हैं कि गद्दारी, मैंने कोई गद्दारी का काम नहीं किया। मैंने मेरे कार्यकर्ताओं की राय से, मेरे समाज के लोगों के, मेरे परिवार के लोगों से और मेरे शुभचिंतकों के कहने से ये निर्णय किया था और न्याय की बात करी थी। मैंने न्याय मांगा था कि हम कांग्रेसी हैं, लगातार कांग्रेस से जीत रहे हैं, मेरे पापा जी ने लगातार कांग्रेस से चुनाव जीते हैं, अब हम जीत रहे हैं तो हमारा हक मिलना चाहिए। उन्होंने हक देने से मना कर दिया, क्योंकि उनके नेचर में नहीं है किसी को कुछ देना। उनका कहना है कि जो सदस्य जीत कर आए थे वही प्रधान का जो है फैसला करेंगे कि किसको प्रधान बनना है, तो वो सारे केसरी शर्मा के समर्थन में थे। ये कहाँ तक सच है? बिल्कुल भी सच नहीं है। वहाँ जो बात हुई थी, उस टाइम में वहाँ मौजूद था, वहाँ यही बात हुई थी कि 1 to 1 बात करेंगे, सबको एक एक की राय ली जाएगी। जबकि हुआ सबको एक साथ इकट्ठा करके एक आदमी को कह दिया आप इसका नाम ले लेना, दूसरे को उला के कह दिया अंदर कि आप उसका समर्थन कर देना। उनका ये भी कहना है कि आप भंवरलाल शर्मा से टूटकर चले गए हैं, लेकिन उनकी बराबरी नहीं कर सकते। उन्हें जो राजनीतिक गुरु आते हैं वो आपको नहीं आते हैं। तो आपने लगभग 12 महीने के आसपास आपको समय हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों विचारधारा के लोग पंचायत समिति में उम्मीदें लेके आते हैं, उनकी उम्मीदें कहाँ तक आपसे संतुष्ट कर पा रहे हैं, और उनके गुरुओं में और आपके राजनीतिक गुरुओं में क्या अंतर देखते हैं?
देखिए, हर राजनीति के अलग अलग गुण होते हैं। हो सकता है उनके पास ज़्यादा गुण होंगे, मेरे पास कम गुण होंगे, लेकिन मेरे पास पारिवारिक गुण हैं और मैं हमेशा सद्भाव, समानता और सदाचार के साथ काम करने में विश्वास रखता हूं। और रहा सवाल काम करने का, तो ये तो जनता बता देगी आपको खुद ही कि 8 महीने में हम लोग वहाँ से सीट पे बैठे हैं, तब से लेके आज तक कैसी परिस्थितियाँ रही। 5 माह का टाइम तो कोरोना, सुजानगढ़ का चुनाव उसकी आचार संहिता, नगरपालिका चुनाव उसकी आचार संहिता, 1 महीना की हमारी टेंडर की प्रक्रिया में लग गया, 6 महीने का कार्यकाल तो ऐसे निकल गया और 8 महीने का हुआ है। उसमें हमने फिर भी जितना हो सके हर आदमी का व्यक्तिगत काम किया है। मैंने कभी भी जात राजनीति के हिसाब से या पार्टीबाजी के हिसाब से अभी तक काम नहीं किया है। अब पंचायत समिति में संख्या बढ़ाने और घटाने को लेकर लगातार बातें चल रही है। आपके साथ मतलब 13 है, 13 रहने भी जरूरी भी है, क्योंकि बहुमत से प्रधान बनता है और बहुमत आपके साथ रहा था। ये जो लोकतंत्र और निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्रमाणित और साबित किया गया था। तो ये संख्या आपके साथ लगातार बनी रहे या संख्या आपके साथ बढ़े? अभी जो घटने का दौर शुरू हुआ था, 2 दिन तक चला था, लगभग इसे 24 घंटे या इसे ज़्यादा मान सकते हैं, तो वो क्या था? ये क्या कारण था कि संख्या आपके पास घटने लगी थी, टूटने लगी थी? ये कुछ भी नहीं था, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं था। इन सबको पता था, पप्पू को तो खुद को ही पता था। पप्पू ने तो खुद हाई कोर्ट में रिट लगाई थी। तो जिस आदमी को ये पता है कि कल तो स्टे होना है क्योंकि ऐसा ही उसमें रीज़न था, तो वो आदमी कैसे जाएगा? पप्पू गलतफहमी में किसी ने इसका गलत इस्तेमाल करके इसको लेके गए हैं, मुझे तो ये भरोसा है। ये आपको भरोसा है? कल शाम को एक खबर हमने मधु जी चलाई होगी, पप्पू आखिर किसको बना रहा पप्पू? क्या अगर आप इस सवाल का जवाब दे दें तो इस पूरे घटनाक्रम का है जो वो निष्कर्ष निकल जाए। देखो, ऐसा है, ये न्यूज़ तो आपकी बनाई हुई है। मैं तो पप्पू को मेरा छोटा भाई मानता हूँ। पप्पू एक वैसे छोटे भाई को भी पप्पू ही बोलते हैं। ये आदमी निष्पाप है, ये मुझे पूर्ण भरोसा है और ये एकदम साफ मन का है। इसके मन में किसी तरह की नहीं है। अब इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो पप्पू ही बता सकता है कि किस तरह से इसको ले गए। ये खुद तो यही कह रहा है कि मुझे खुद को भी पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, मेरे ऐसा नेचर में नहीं है। पप्पू के साथ क्या हो गया ये इसको खुद को भी पता नहीं, इसके नेचर में भी नहीं है। पप्पू आपके साथ था और पप्पू आपके साथ है। पप्पू 24 घंटा के लिए कांग्रेसी खेमे में चला गया था, जहां पप्पू ने दावे किए थे कि मेरे विकास काम कार्य नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जबकि पप्पू खुद ही हाई कोर्ट के अंदर स्टे लेके आया था, जिसका परिणाम आना बाकी था और उसका परिणाम कांग्रेस के लिए घातक हो सकता था। ये हुआ था, ये क्या मामला था? नहीं, परिणाम का पता नहीं है। पहले परिणाम का क्या पता क्या आता क्या नहीं आता। स्थितियां परिणाम में बड़ी विचित्र होती है इसमें, क्योंकि ये चुनाव ही अलग टाइप का चुनाव है। इस चुनाव में एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि भी इसको एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि भी साक्षर की जरूरत नहीं है, केवल साक्षर आदमी भी चुनाव लड़ सकता है। दूसरी तरफ जो प्रक्रिया है इसकी चुनाव होने की, उसमें नाम के आगे मतदान करने की है। तो अगर कोई साक्षर आदमी है, क्या वो नाम के आगे मतदान कर सकता है? और वो भी उसको 30 वोट देने हो। 6 कमेटियाँ बननी थी, 6 कमेटियों में 30 वोट लगने थे। तो क्या यह संभव है? एक आदमी 1 वोट देने के लिए जाता है तो भी उसको हिचकता है, और उसमें भी वोट चिन्ह पे होते हैं, फिर भी वो हिचकता है और उसमें भी वोट गलत पड़ते हैं। तो क्या यह संभव था 30 वोट? ये टेक्निकल दिक्कत थी। हालांकि इस टेक्निकल दिक्कत को हाईकोर्ट ने भी माना। इसके बाद अशोक जी, मैं आपसे एक अंतिम सवाल लेता हूं। आपके पार्टी के एक भीषमपिता जैसे नेता थे, जिन्होंने बहुत पार्टी के साथ वफादारी से रहे और वो एक अटूट चट्टान की तरह पार्टी के साथ रहे, या माने कि वो अंगद का पाँव था, सुखराम जी बाना, वो नहीं रहे। तो वो सीट भी एक खाली है। तो उस सीट को भी लेकर पंचायत समिति के अंदर आंकड़ों के लिहाज से बैठकों के अंदर भी ये महत्वपूर्ण रहता है। तो उस सीट को लेकर आपको क्या लगता है, वहाँ किस प्रकार की तैयारी है? ऐसा है, तैयारी चुनाव के लिए हमेशा रहती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हमेशा चुनाव में रहती है, तो तैयारी हमेशा करते रहते हैं। निश्चित रूप से वो पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, आज तक उन्होंने बहुत पार्टी की सेवा की है। निश्चित रूप से उस ब्लॉक में उनका जो आदर्श था वो बहुत अच्छा आदर्श था, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ से सफलता प्राप्त करेगी।
हालांकि जो पंचायत चुनाव हुए थे इसमें बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़े थे, लेकिन सुखराम जी बाना 25 में से सबसे ज़्यादा मतों से जीत कर आने वाले उम्मीदवार थे। भाजपा निश्चित रूप से इस सीट को मजबूत मान रही है और आंकड़ों के लिहाज से मजबूत भी है। पप्पू से भी एक अंतिम सवाल लेते हैं। पप्पू, आपने कहा था कि यहाँ विकास कार्य नहीं हो रहे हैं और कांग्रेस में आपका मन नहीं लगा इसलिए घर वापसी कर ली है, तो क्या मतलब अगर अब फिर काम नहीं होंगे, फिर नाराज़गी होंगी, तो उस नाराज़गी को कैसे एडजस्ट करोगे? अब नाराज़गी ऐसे कुछ होगा ही नहीं। हमें पूर्व विधायक साहब अशोक जी पंचा ने हमें वादा किया है कि जो भी आप बोलोगे वो काम होगा आपका, इसलिए नाराज़गी वाली तो कोई बात ही नहीं रही। कुछ गलतफहमियाँ हो गई थी, मुझे भी ऐसा लगा कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे मन में ऐसा फील हुआ, इसलिए मैं चला गया। फिर मुझे ऐसा लगा भी मैं गलत हूँ, यहाँ क्यों आया, उन लोगों तो हमें काम दे रहे हैं, वो दे क्या साथ आके बातचीत की तो उन्होंने बोला कि जो तुम बोलोगे वही होगा। तो कुल मिलाकर जहाज से उड़े पक्षी जहाज पर आकर ही वापस बैठने लगे हैं। बगावतों का दौर खत्म हो गया और घर वापसी शुरू हो गई है। तो निश्चित रूप से पंचायत समिति के कमेटियों के चुनाव ने बड़ी बड़ी पंचायतें की और कार्यकर्ताओं की नींदें उड़ा दी, लेकिन अंत में परिणाम ढाक के 3 पात निकले हैं। इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए देखते रहिए RK जी।